बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क है जिसको हम वक्त मशरक़ी और मगरबी सरहद पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मशरक़ी सरहद पर तो उसके साइज़ से बड़ा, कई गुना बड़ा हिंदुस्तान का चैलेंज हम वक्त होता है, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के महाज पे भी जो कुछ होने जा रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान के दाखिली महाज पर भी चैलेंजेस एक बार फिर बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हमें यूँ तो रोज़ अव्वल से दाखिली महाज पे कई किस्म के चैलेंजेस का, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का, लिसानी तंजीमों का, फिर मजहबी दहशतगर्द तंजीमों का, मजहबी इंतहा पसंदी का सामना है। लेकिन अब जबकि वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात उसी तरह नहीं रहे और जब मगरबी सरहद पे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं तो यकीनन पाकिस्तान के दाखिली महाज पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ही को उन चैलेंजेस से निमटना है। इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब को ज़हमत दें और उनसे जान सके कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन चैलेंजेस की और उसके लिए वो क्या तैयारी कर चुके हैं या रियासत पाकिस्तान क्या तैयारियां कर चुकी हैं। हाँ, शेख साहब चूँकि सरतापा सियासत भी है, सारी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, तो अगर मौका मिला तो यकीनन उनसे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात होगी। बहुत शुक्रिया शेख साहब। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, ये हम जैसे लोग यूं ही कुछ ज़्यादा खौफज़दा हैं या कि वाकई ईस्टर्न के साथ अब वेस्टर्न बॉर्डर पे भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं? देखें साफ़ी साहब, आप वेस्टर्न बॉर्डर के बड़े एक्सपर्ट हैं और मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में ज़ाहिर है थोड़ी बहुत हमें भी फीड करती हैं अदारे और एजेंसियाँ। जो चीज़ होने जा रही है इसका हमें अंदिया पहले से था कि ऐसा हो सकता है। अफ़गान सिखों के साथ लड़े, अफ़गान ब्रिटिश के साथ लड़े। हमारी दौर में अफ़गान जो है वो रशियन के साथ लड़े। उस वक्त मैं मुशर्रफ के साथ और सारी सूरत हाल से वाक़िफ़ हूँ। अफ़गान 42 मुल्कों के साथ, अमेरिकन लीडरशिप के, अमेरिकन के साथ, और लड़ना उनका एक, आप ये कहें कि उनके खून का हिस्सा है। इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो इमरान ख़ान की हुकूमत है, और इमरान ख़ान वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने मुशर्रफ के दौर में भी ये कहा कि ये गलत हो रहा है, और मुशर्रफ की ये राय थी कि ये अड्डे देने और जहाँ पे हम दहशतगर्दों को नहीं ख़त्म कर सकते वहाँ ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो वक्त की ज़रूरत है। मुशर्रफ साहब की भी राय, मुशर्रफ साहब की भी ये राय थी कि भाई जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते संगलाख पहाड़ों और चट्टानों पे, वहाँ अगर, लेकिन हमारे साथ उस वक्त भी जिस जगह पे आज हम पहुँचे हैं कि हमने अफ़गान बॉर्डर को, हमारा ख़्याल ये था कि अफ़गान बॉर्डर की अगर फेंसिंग, 2-3-4 हमसे गलतियाँ हुई, अगर हम चाहते बजाय सारे रोड तबाह किए अमेरिकन कॉन्वाय ने। जो ML1 अब बनाने जा रहे हैं ये अमेरिकन ही ट्रेन बना सकते थे और फेंसिंग का काम हो सकता था, इधर से हम बढ़ते उधर से वो। अब हम 88-87% अफ़गान बॉर्डर पर तो हमारी फेंसिंग है। ईरान के साथ 46 या 45% में हमारी फेंसिंग है। लेकिन हमारे रिलेशन इतने गहरे हैं हमारे कि एक कबीले का भाई उधर रह रहा है, एक इधर रह रहा है। इस सारी सूरत हाल में हम ये सोच रहे हैं कि हम तोरखम को और चमन बॉर्डर को इलेक्ट्रॉनिक पे ले आएँ, ठीक, और बाकी जो तस्करा और दूसरी आप समझते हैं उसको कि जो ये जो आपने फरमाया कि मुशर्रफ साहब ये समझते थे कि ड्रोन हमले वहाँ पे होने चाहिए, तो इसका मतलब ये कि वज़ीरिस्तान वगैरह में ड्रोन हमले मुशर्रफ साहब की हुकूमत की इजाज़त से हो रहे थे? उस वक्त के हालात ये थे कि बहुत सारे मामलात इजाज़त के बगैर ही हो जाते थे, लेकिन हम पे ख़ुद हम क्लियर नहीं थे। हम सारी दुनिया ये इल्ज़ाम दे रही थी कि उसामा जो है वो पाकिस्तान में है। इन दी एंड मैंने रोज़ा रसूल के अंदर, रोज़ा हजूर ख़ातमुन नबीन अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे मुशर्रफ से कहा, मैंने कहा ये मुक़द्दस जगह है, तो क्या सूरत हाल हमने करनी है। उसने कहा यहाँ दुआ मांगो कि उसामा पाकिस्तान से ना निकले, पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि उन दोनों ये अफ़वाहें बड़ी ज़ोरों पे थी कि उसामा, ये मैंने रोज़ा रसूल पे खड़े होकर मुशर्रफ को कहा कि सर मैं
इस मुक़द्दस जगह पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी सूरत हाल में क्या सूरत है। उसने कहा लेकिन उनकी दुआ तो कबूल नहीं हुई, उसामा पाकिस्तानी से निकला है। ये जो उन पे हमले हुए थे ये अलकायदा ने प्लान किए थे? देखें, ज़ाहिर है मैं ये नहीं कह सकता कि मुशर्रफ पे जो हमले हुए उस वक्त 2-3 सीरियस हमले उन पे हुए, उनके डांडे जो है वहीं से मिलते थे। उस वक्त टीटीपी की ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन ये है कि वहाँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनें थी। आज जो टीटीपी की सूरत हाल है वहाँ पे, उस वक्त वहाँ तालिबान का ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रोल था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो स्टैंड आज इमरान खान ने लिया है ओपनली कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मैं समझता हूँ इसका बड़ा पॉजिटिव हमें फ़ीडबैक आ रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से भी। लेकिन शेख साहब आप भी जानते हैं, मैं भी, कि टीटीपी बेसिकली अलकायदा की फ्रेंचाइज थी। अलकायदा ही ने ट्रेनिंग दी, अलकायदा ही ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और फिर हमारी फ़ौज के साथ जो जंग हुई है तो वो उसामा बिन लादेन की क़यादत में अलकायदा ही ने की होगी। तो अब इमरान खान साहब ने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया, तो हम उसामा को शहीद समझे? देखें, अब ये एक नया मसला नहीं, हमारे पार्लियामेंट में उन्होंने बात सुने ना, मैं आपके चैनल का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। कल परसों भी मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है शेख साहब, और मेरी आप बात सुन लें। मेरी पार्लियामेंट में उन्होंने चलते चलते आप बैल मुझे मार वाली बात करते हैं। फैक्ट ये है कि आज टीटीपी में जो काफ़ी सारे ग्रुप देखें ना, अब टीटीपी के और तालिबान के मुखालिफ उन्होंने शमाली इत्तेहाद की फोर्सेस, आपसे ज़्यादा ये कौन क्या समझता है कि ताजकों को इकट्ठा किया गया है, हज़ारा वालों को इकट्ठा किया जा रहा है, उज़्बक को इकट्ठा किया गया है। हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ और इमरान खान की हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। शेख साहब, वो तो बिल्कुल डन है और एक स्टेटेड पोजीशन है। अब मैं तो ख़ुद जब इमरान खान साहब के मुंह से ये बात निकली तो मैंने समझा कि शायद स्लिप ऑफ टंग होगा। 2-3 वज़रा से मैंने बात भी की, उस वक्त आप इंटीरियर मिनिस्टर नहीं थे, कि यार इनको बता दें, वज़ीर इत्तलाआत वजाहत कर दें कि जी ये स्लिप ऑफ टंग था। उस वक्त वज़ीर इत्तलाआत भी बदकिस्मती से शिबली फराज साहब थे जो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। पार्लियामेंट में बात की वहाँ पे, और आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस तरह का मशवरा नहीं दे सकते जिस तरह आप देते हैं, खुल के बात कर लेते हैं। तो हम तो ये, क्योंकि हमने सालों ISPR से ये ब्रीफिंग सुनी थी कि हमारी जंग अलकायदा से है, तालिबान के साथ जंग पे हमारी फिर भी दुनिया शक कर रही थी, लेकिन अलकायदा का बिल्कुल ऑब्वियस था। अब इसमें हमारी गलती कहाँ से है? असल मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, पाकिस्तान में है, रवात है, लोई बीर है, ये बनी गाला है, सॉरी क्या है, मरी से पहले जो हमारा आता है बाराकऊ है, तरनोल है। इसी के अलावा देखें एक बहुत बड़ा उनकी बाज़ डेड बॉडीज़ भी आ जाती हैं। बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती है। सो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को देखें 40 साल से, जो बल्कि 70 साल से ही आप लगाएं, मैं सारे लोग, ख़ास तौर पर आपका प्रोग्राम अफ़गानिस्तान के बारे में आप एक इशू, मैं इमरान खान को, मैं वो वज़ीर नहीं हूँ जो, मेरा मतलब है वजारत की भूख में इस हद तक चला जाए कि वो अपनी सोचों से ही समझौता कर ले। मैं इमरान खान को इस क्राइसिस में एक बड़ा लीडर बनते हुए देख रहा हूँ। ठीक, अल्लाह करे। मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं आपको सवाल का हक देता हूँ। जिस क्राइसिस में इमरान खान आज एक एजेंडा लेके इंटरनेशनली, हालांकि देखें टर्की में गए हुए हैं, आर्मी चीफ वहाँ अंकारा गए हैं, अज़रबैजान गए हैं, और जो हालात हमारे इर्द गिर्द इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है, हमारे अंदर इन सियासतदानों को टीवी प्रोग्राम ना देखें, इन्होंने एक रैली निकाली है जी जलसा करना। मैं अभी आप साफ़ी साहब, आपको बाहर लाल वैली की गैलरी में ले जाता हूँ ना, 5000 लोग आपके लिए यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि डाउनटाउन है, एक एक घर में 200-200 लोग हैं, एक एक घर में
10-10 फैमिलियां रह रही हैं सवाए जलसा का। इनकी क्या ख्वाहिश है? ये कह रहे हैं जी कि लाइफ की ज़मानत तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। बाकी कोई FC चाहिए, कोई रेंजर चाहिए, कोई फ्रंटियर कोर चाहिए, कोई कोस्ट गार्ड चाहिए, कोई सिक्योरिटी चाहिए, हम देने के लिए तैयार आए हैं। आप ये वाहिद वो लीडर हैं दुनिया में जो चकमा दे के, गोली दे के मुल्क से भागते हैं। हर लीडर ये ख्वाहिश रखता है कि अपने मुल्क में मरे। मैं छोटा था, अच्छा भागने वालों पे मैं आपसे अभी भागने वाली बात में छोटा था हाँ। तो बरतानिया में जब जाया करता था, स्टूडेंट था, तो बाबों ने छोटे छोटे घर में 5-5 पाउंड डालते थे, वो गले से रखे हुए थे संदूक से। मैं बाबों से पूछता था कि यार ये 5 पाउंड क्यों डाल रहे हैं चाचा जी? उसने कहा ये चाहता है, ये बर्मिंगम की बात कर रहा हूँ, मैनचेस्टर की बात करता हूँ, रेड, तमाम बूढ़ों ने, उस वक्त डेड बॉडी पैसों से आती थी, उन्होंने कहा ये डाल रहे हैं कि इनकी लाश जो है वापस मीरपुर चल जाए, वापस उनके गांव चली जाए, बर्मिंगम उधर। मैं जब बना मिनिस्टर ओवरसीज़, मैंने डेड बॉडी को मुफ्त किया। मैंने कहा ये बाबे अपने 5-5 पाउंड जो डालते हैं इससे निजात मिले, और मैंने डेड बॉडी को मुफ्त किया। चले पहले आपके फेवरेट सब्जेक्ट को छेड़ देते हैं। आप अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, ला सकेंगे? पूरी कोशिश है इमरान खान साहब की, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को शहजाद अकबर देखते हैं। और मेरी अभी मुलाकात हुई है एम्बेसडर से परसों, और मिनिस्टर से हुई है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पे महीने 1.5 महीने में हमारा मायदा हो सकता है। लेकिन इमरान खान को इस बात का बड़ा रंज है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है कि नवाज शरीफ गोली दे के चला गया। अच्छा, ये वाकई गोली दे गया था, ये फ्लैटेट्स वगैरह का ड्रामा था? देखिए, मेरी अपनी पंजाब की एक मिनिस्टर्स ने इस पर एक डिफरेंट राय हो जाती है। इमरान खान की ये राय है कि ये गोली देने में कामयाब हो, लेकिन मीडिया इस तरह इन्होंने मैनेज किया। हमें तो ये नहीं, जाहिर बात है ना उन तक रसाई थी ना और कुछ, लेकिन पंजाब की वजीर सेहत रोजाना बताती थी। ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये इसके मामले को मंतकी अंजाम तक मैंने वोट दिया उसको। मैं अगर शबाज का मसला भी होता या मरियम का मसला भी होता, डिफरेंट सोच रखता, जान छुट जाए जी। हम खुद भी परेशान, मैं कहता हूँ जान छुट जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया पे जब नवाज शरीफ पाक फौज को गालियां देगा, अजीम अदारे को जिन्होंने 70-80 लाख शुहदा की कुर्बानियाँ दी है, और इस मुल्क में उसको बतौर एक हथियार के इस्तेमाल किया जाएगा डिस्टेबल करने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए, तो फिर उसका इस मुल्क में क्या सियासत होगी? ठिंगा सियासत होगी। अब मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि जी वो चकमा दे के या धोखा दे के चले गए हैं। मुल्क के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है। तो इसके लिए कोई जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देते कि भाई ये किसने गड़बड़ की, किसने फ्लैट के ऊपर नीचे किया? देखें, ये बड़ी लंबी बातों में, या ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे लोगों ने किया है कि जिनको कुछ आप लोग कह भी नहीं सकते? देखिए, आप लोगों ने अगर उन्होंने किया भी है तो जो हो गया पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मीडिया को उन्होंने वेल मैनेज किया। मीडिया ने ऐसा शोर डाला कि सुबह उसने मर जाना है। नहीं, जाहिर बात है, मरने का तो अल्लाह को पता है, वो लंदन में कुछ भी हो सकता है उसके साथ। शेख रशीद साहब जैसे बंदे भी शोर डाले तो मीडिया क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि वज़ीर सेहत आके बताती थी कि जी मामला बड़ा ख़तरनाक है। खान साहब ने कहा, मुझे डॉक्टर फैसल ने भी बताया, मैंने उनसे चेक करवाया। तो मैं कहता हूँ इसकी जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराते कि पता तो चल जाए कि ये किसने की है गड़बड़। अब मेरा मतलब है, बात आगे की तरफ जा रही है और बात आगे बढ़ गई है। अब जुडिशल इंक्वायरियों में जाएं, ये इससे भी उसको वैसे ही खाम खा शोहरत देने वाली। तो ये अगर अभी इमरान खान साहब इनका जितना अवॉइड किया जाए उनको इतना ही बेहतर। बरतानिया अगर चले जाते तो उनके हुकाम से भी बात कर लेते। ये वो बरतानिया भी नहीं जा रहे हैं, अमरीकी सदर उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, तो ये क्या? देखिए, इस पर फॉरेन ऑफिस बेहतर राय दे सकता है। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, मेरे से बॉर्डर मैनेजमेंट भी अब मेरे पास है। कोई बॉर्डर की बात करें, अफगान आपका ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन दें, मुझे मशवरे दें, मुझे समझाएं, बजाय इसके कि आप मशवरे दे रहे तो हमारा वो खैर काम नहीं है। वो अगर देंगे भी तो खलवत में। बॉर्डर ही की बात करते हैं। ये जो हमारी असेसमेंट है, मतलब मुझे से तालिब इल्मों की तो अलग असेसमेंट है। मैं कहता हूँ कि बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पे। आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या फॉल आउट होगा अफ़गानिस्तान की इस खाना जंगी का पाकिस्तान पे, किस शक्ल में होगा? मेरे ख्याल में हमारी फोर्सेस ने, आर्मी ने, हमारी एजेंसीज़ ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेंड फोर्स है। इसमें ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा हार्ड जॉब की हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने हार्ड जॉब ही नहीं किया था। जॉर्डन में गया और वहाँ से आया और मुल्क की सारा कोई संभाल लिया, कोई हार्ड जॉब। मैं अपने देखे ना, अब ये फ़ौज वो नहीं रह गई हुई पाकिस्तान की फ़ौज
कि जो रॉयल एलीट क्लास की फ़ौज है ये, इसमें भावड़ा बाज़ार के लोग हैं, खिच्ची हैं, टमाने हैं, लैया है, बक्कर है, अटक है, सारे आम मिडिल क्लास के लोग, किसी डॉक्टर का बेटा है, किसी कंपाउंडर का बेटा है, किसी टीचर का बेटा है, ये पाक फौज है। और इस लेट मी फिनिश देख, पठान और बलोची भी बहुत तादाद में आ गए हैं। मैं अभी वाना पाकिस्तान का पहले वजीर दाखिला हूँ जो सारे बॉर्डर्स पे होके आया हूँ। यहाँ पठान वजीर दाखिला भी रहे हैं जिन्होंने उस तरफ जाना भी, और जो रिस्पांस मुझे मिला एक पंजाबी कश्मीरी शख्स को पठानों ने दिया है, वो किसी को नहीं दिया। नहीं, वो राइल शरीफ के दौर में तो नो गो एरिया था ना, तो इसलिए वजीर नहीं वो नो गो एरिया था या नहीं था, लेकिन मैंने तो एक बॉर्डर से लेके अंगूर अड्डा से शेख साहब तो उनका फेवरेट आदमी, तो उनको इजाजत मिल जाती है ना, तो बस नहीं, मैं फेवरेट मुझे इजाजत नहीं, मैं खुद गया, मैं बॉर्डर के एक कोने तक गया। अच्छा, तो और मुझे फख्र है, मैं तो सियाचिन भी जा रहा हूँ। मैं खुद जल्द कहने वाला हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि मेरा टूर अरेंज किया जाए बजट के बाद। सियाचिन का काम तो है बॉर्डर को संभालना, जबरदस्त तैयारी है, नहीं जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है साफी साहब। मैं उसका एक छोटा सा कारकुन हूँ, एक हिस्सा हूँ। सब स्टडी है, हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर तल्लुकात चाहते हैं। लेकिन शेख साहब अंदर की सूरत हाल तो ये कि अंदर के हम ठेकेदार नहीं हैं। अब क्यों आप ही अंदर के ठेकेदार हैं कि 2 पुलिस वाले इस्लामाबाद में मारे गए, टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऐसे छोटे मोटे, हम एक बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा, हम एक ऐसी रियासत है मुसलमानों की जो एटॉमिक स्टेट है। हम एक ऐसी रियासत है जिसके साथ 4 सुपर पावर्स के 3। लेट मी फिनिश, देखें आप सवाल तो कर लेते हैं, फिर मुझे नहीं बात करनी। ये मेरा और आपकी लड़ाई इसीलिए दे रहे हैं। आप सवाल करने के बाद अगले को 3 सुपर पावर के साथ, हमें सेमी सुपर पावर के साथ हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। हम चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान एक बेहतर लहे अमल के साथ, एक बेहतर अप्रोच के साथ अफ़गान इशू पे हम बेहतर अप्रोच रखेंगे और बेहतर स्टैंड लेंगे, और हम किसी का आलाकार नहीं बनेंगे। इमरान खान ने कह दिया, और इमरान खान इसमें कौम का हीरो बनकर निकलेगा। लेकिन इसकी वजह से, ये चीन की वजह से, चीन के दुश्मन भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। अभी आपने देखा, बहुत अहम सवाल कर रहे हैं आप। अच्छा, कि चीनी सफ़ीर पीसी में था उस वक़्त, कोयटा में, उस वक़्त वहाँ पे ख़ुद को हमला हो गया। उस रोज़ लाहौर में हाफिज़ सईद के घर के सामने हो गया। लेकिन ये तो आप अब जानबूझ के मनफी ख़बरों को ज़्यादा शोहरत देना चाहते हैं। वो सामने मेरी FC हेडक्वार्टर है, वहाँ से निकला था, और जहाँ तक हाफिज़ सईद साहब हैं वो तो जेल में है। सेकंड बात जो आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसका कोई सवाल लेट मी फिनिश। हम सारी दुनिया से अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, समेत यूरोप और समेत अमेरिका के। लेकिन जो एतमाद और मोहब्बत हमारा चीन के साथ है, ये रिश्ता जो है तमाम सीज़न का रिश्ता है। अभी वो वक्त नहीं आया, खुदा ना करे कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़े कि पाकिस्तान सबके साथ अपने कौमी वक़ार के साथ और तल्लुकात रखना चाहता है। लेकिन चीन से पाकिस्तान के तल्लक हिमालय से बुलंद हैं और हर सीज़न के तल्लक। उसकी तहकीकात मुकम्मल हुई कि किसने किया था? हाँ, उसकी तहकीकात के करीब है। ये पकड़ लिए हमने मुलज़म, जो लाहौर वाला, मॉडल टाउन वाले, और नहीं ये इसको क्या जौहर टाउन वाले, और कराची में हमने रॉ का बहुत बड़ा एक नेटवर्क पकड़ा। ये कौन है, किस तंजीम का है जो लाहौर वाला पकड़ा गया है? देखें, अल्टीमेटली सब दहशतगर्द तंजीमों का कोई ना कोई रिश्ता होता है। देखिए, जब आदमी टेररिस्ट बनता है ना, दुनिया में कोई ऐसा एयर अटैक का कॉलेज है, आर्टिलरी का कॉलेज है, टैंक डिफेंस के कॉलेजेस हैं, खुदकुश का तो कोई कॉलेज नहीं है ना कि कैसे ट्रेनिंग। एक आदमी ने मरने का ही फैसला कर लिया। मुझ पे खुद 3 खुदकुश हमले हुए हैं। सो एक आदमी जब हमला करने आ जाता है और मरने के लिए तैयार है, तो उसके लिए तो सूरत हाल जो है वो कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, सेफ्टी। जौहर टाउन वाला तो खुदकुश नहीं था ना, इसलिए आप लोगों ने पकड़ लिया। तो ये कौन है, किस तंजीम का ये है? इंडिया कल परसों मेरा ख्याल है, कल परसों ये बेहतर बताएं। उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे हिदायत की है, जब आपका इंटरव्यू हो तो सब लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, कहते हैं एहतियात करें। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा, चल मैं कुछ पुरानी बातें कर लेता हूँ, ताकि इस पे नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी की बात कर लेता हूँ। जी। ये उसका कुछ पता चला? आपने वादा भी किया था कि जी असद तूर पे जो कोई अभी नहीं पता चला। सारी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और गो के वहाँ जो लोग हैं उसमें से एक आदमी को ये कहा गया है कि भाई वो पहले भी वहाँ आता था असद तूर के, लेकिन इसमें एजेंसी कोई मुलव्वस नहीं है। क्योंकि ये किसी सहाफ़ी पर कोई मसला हो जाए
तो पाकिस्तान में आके ISI का नाम दे देते हैं जी, ISI मुलव्वस है जी। उनको और बड़े काम हैं। और वैसे भी वो असल मुल्ज़िम सामने आएंगे ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो उनकी पोजीशन भी। तो मतीउल्लाह जान और अफसार आलम का भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा। कुछ अंदाज़ा है? आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि इस्लामाबाद के वाक़यात हैं तीनों। अच्छा, अब ये उसमें अभी कोई उस्मान काकड़ को भी अब उसी तरह एजेंसियों से उसकी तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई। अब ऐसे ही आप उसको भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट इज़ देयर। नहीं, अचकज़ई साहब ने कल जितना बड़ा इल्ज़ाम अचकज़ई साहब तो बादशाह आदमी है ना। अचकज़ई साहब की ज़ुबान अपनी है, बाकी बयान उनका और किसी का है। ये पाकिस्तानी मुल्क है जहाँ आप किसी की के बयानिए को बेच सकते हैं, जहाँ पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए अचकज़ई जैसे लोग जो हैं, जिनकी सोच जो है पाकिस्तान की मशकूक तरीन सोच है और वो पाकिस्तान में स्पेशल एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनका एक ही मिशन है कि पाक फ़ौज को और ISI को बदनाम किया जाए, ऐसे बयानात दिए जाएं जिससे पाकिस्तान के क्या कर रही है जी ISI, इस मुल्क के लिए जान दे रही है। क्या कर रही है पाक फ़ौज? अगर आज पाक फ़ौज ना हो तो इस मुल्क के क्या हालात हों? ये मुल्क इस वक्त तक 3 हिस्सों में बढ़ चुका हो अगर खुदा न खास्ता यहाँ पाक फ़ौज ना हो। उन्होंने इस रवायत को ज़िंदा रखा है, उन्होंने कुर्बानियों की दास्तान। आप लोगों ने एक रवायत तोड़ दी जिसकी वजह से खामखा स्टेट की तरफ उंगलियां उठनी ज़्यादा शुरू हो गई। अब देखिए, वो एक सेनेटर था, आप लोगों का कुलीग था, ना खान साहब ने ताज़ियत की ना आपने ताज़ियत की। अच्छा कि ताज़ियती बयान भी जारी देना चाहिए था, मैंने तो बयान दिया। अच्छा, मैंने तो बयान दिया। देखें, बयान की हद तक तो मैंने बयान दिया है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो शेख रशीद अहमद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमें ज्वाइन किया है जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने। शेख साहब, फेटअप ने जो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, ये इंडिया की कामयाबी है या हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और दीगर इदारों की नाकामी है? देखिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तो भरपूर काम किया है। 27 में से 26 पॉइंट्स हमारे एक्सेप्ट हो गए हैं। हमारे साथ मसला ये है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो इंतहा पसंदी है उसको बहुत उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर मेरे महल्ला राजा सुल्तान अभी कैमरा लेके जाएं तो जो क्रिश्चियन है मेरे महल्ले का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो कहेगा शेख रशीद हमारा हीरो है। ठीक है। अगर आप मेरे किसी ऐसे इलाके में जाएं जहाँ पे कि दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हो, हमारी बदनसीबी है कि हमारा मीडिया जौन सा है वो इंतहा पसंदी जो है उसको बहुत ज़्यादा शोहरत देता है। और हालांकि मैंने आपका केस लड़ा है कल परसों भी कैबिनेट में कि भाई आप इनसे बात करें, इन मालकान को बुलाएं, इनको खाना खिलाएं, अच्छा सा खाना खिलाएं। शेख साहब, अब रिजवी के साथ आप आगे आगे हो रहे थे, उनके बयानिए को सपोर्ट कर कभी नहीं हुआ। एक मीडिया चैनल अगर एक चैनल ये साबित करे कि मैं उनके साथ कभी गया था, ये हाई कोर्ट ने गलत बात कही है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने इनको समझाने के लिए TLP की बहुत कोशिश की। ठीक है, मैं ख़ुद 3 दफ़ा गया और आज ये भी मैंने मरना है, सच्ची बात करना चाहता हूँ। तय हुआ था कि ये राजा बिशारत साहब अलामिया पढ़ेंगे TLP वाला। अब मेरी बात सुन लें गौर से। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जी फिर कादरी साहब पढ़े, मजहबी, मेरा तो कोई मसला नहीं, कादरी साहब पढ़ें। उन्होंने कहा नहीं जी आप ये पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे। मैंने वो पढ़ा क्योंकि मैं इस मुल्क में 192 नाकों का अमन चाहता था। मैंने जो सोचा, अदारों की से जो मीटिंग्स हुई उसके तहत क्या हम उनको इस्लामाबाद आने देते हैं? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पिछले दौर की बात कर रहा हूँ। पिछले दौर का ना मैं शामिल था, ना मुझे पता है, ना उनके साथ हम मिला। तो उस वक्त भी गलत कह रहे थे, आज भी उनको गलत कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका हक है लब्बैक या रसूलुल्लाह। मैं भी नारा लगाता हूँ ख़त्म नबूवत का। हम सब मैं ख़त्म नबूवत के लिए अगर मुझसे ज़्यादा किसी ने कैद काटी है, सलीम साफ़ी साहब आपके प्रोग्राम में आए, आपके प्रोग्राम में आए कि मैंने शेख रशीद से ज़्यादा ख़त्म नबूवत में कैद काटी है और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा मैं भी लगाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंतहा पसंदी पे चले जाऊँ। वो तो जी शेख साहब,
हर मुसलमान का, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो वो जज्बात ना रखता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इमरान ख़ान पे भी ये इल्ज़ाम लगाना गलत है। एक मुसलमान कैसे सोच सकता है कि वो नऊज़ुबिल्लाह रिसालत, और नवाज शरीफ पे भी ये इल्ज़ाम गलत था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब उस वक़्त वो कर रहे थे, देखें एक इल्ज़ाम बहुत आसानी से लग जाता है और वो ख़त्म नबूवत का। हम तो देखें, हम एरारी, शुरुश कश्मीरी मरहूम, ताजपुरी मरहूम, हम तो, मेरा मतलब है, हमने जेलों में बड़े लोगों के साथ जेल काटी। उनके साथ क्या हमने दिहाड़ी वालों के साथ नहीं काटी हुई पाबंदी कि जो वैसे ही पकड़े। उनका केस लगा जी, कल हेयरिंग हुई है, उनके 6 वकील 4 पेश हुए हैं। अच्छा। और कैबिनेट मिनिस्ट्री इंटीरियर में उनका केस लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस महीने के आखिर तक उनका, वो आपके एक दूसरे साहब का दोस्त बड़े आजकल नाराज़ हैं और धमकियां वगैरह भी दी है, नाराज़गी का इजहार भी किया है कि जी इमरान ख़ान साहब और शेख साहब वगैरह ने मेरे मॉडल टाउन के शुहदा को बोल दिया। ताहिरुल कादरी मैं तो नहीं भूला, ताहिरुल कादरी साहब से मेरा एहतराम का रिश्ता कायम है। अभी मैंने गंडापुर से बात की अभी आपके इंटरव्यू से पहले, और मेरा उनसे रब्ता है। और बाकी बात ये हकीकत की है कि मॉडल टाउन का जो साने और हादसा हुआ, उनके लोगों को करार वाकई सज़ा नहीं मिल सकी। ये मैं इंटीरियर मिनिस्टर के कह रहा हूँ। ये कहना कि मेरे बारे में उनकी, देखें जब आदमी अपोजिशन में होता है एक मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। जब आदमी इंटीरियर मिनिस्ट्री में होता है उसको 22 अदारों की राय के साथ चलना पड़ता है। अगर कोई मुझसे ये तोक़े करता है कि शेख रशीद जो पहले बात करता था वो 22 अदारों को 22 बाईपास करके कर सकता है, तो मैं नहीं कर सकता। ताहिरुल कादरी साहब से एहतराम का रिश्ता है और वो कायम रहेगा। और मिनाजुल कुरान के वाक़े की जो कुछ हुआ मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आपने ऐसी मिनिस्ट्री ली क्यों जिसमें इतने चैलेंजेस है और 22 इदारों का सुनना पड़ता है? मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, आप यकीन करें, मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, खान साहब ने कहा कि शेख साहब हमने आपको वज़ीर दाखिला बनाने का फ़ैसला किया। और फिर वहाँ एजाज़ शाह साहब ने को कहा गया कि आप रेलवे मिनिस्टर होंगे। एजाज़ शाह साहब ने कहा जी कि मैं आपको कल बताऊँगा कि मैं रेलवे मिनिस्ट्री मेरे लेकिन आधा वज़ीर दाखिला क्यों बना दिया? असल चीज़ आजकल FIA वो आपसे वो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है मैं अकाउंटेबिलिटी में नहीं हूँ, मुझे समझ भी नहीं है। वो तो इमरान खान की ख़ास मेहरबानी समझ लें कि मैं FIA को देख रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी को नहीं देख रहा, और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन जो आप अभी मुझसे सवाल करते हैं कि शुगर मिल का क्या बना, तरीन का, मेरी बात तो सुने ना। अभी भी आप मुझसे बयान करते हैं जनाब अली के फलाने का क्या बना, फलाने की ज़मानत क्यों हो गई। मैं अभी भी आपसे करूँगा क्योंकि मिनिस्टर आप हैं, और जो वज़ीर मुमलिकत होता है या मुआविन ख़ुसूसी होता है वो सबऑर्डिनेट होता है मिनिस्टर का, होता है कि नहीं? अगर अल्लाह ने मुझ पे ये मेहरबानी की है कि अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर पे है तो मुझे तो खुशी कर दी चाहिए। मैं आपके साफ़ी के सवालों से तो मैं अगला सवाल शहजाद अकबर से, मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाह रहा था कि ये जहांगीर तरीन को NRO क्यों दिया आपके FIA ने? मुझे नहीं पता। और उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब ये जब शहबाज शरीफ और उसके ख़िलाफ़, क्योंकि आपके एक मातहत इदारे की कार्रवाई है, तो उसको तो न्यूट्रल नहीं समझा जाए। देखिए शहबाज शरीफ को तो मेरे इदारे ने रोका, मुझे ख़बर है कि उसको रोका गया। एक ही दिन उसकी दरख्वास्त दाखिल हुई, उस पर एतराज़ हुआ, उसी दिन एतराज़ दूर हुआ, उसी दिन उसका केस लगा, उसी दिन उसकी अपील सुनी गई, उसी दिन उसकी ज़मानत हुई, उसी दिन उसकी बुकिंग हुई, उसी दिन उसके सारे लवाजमात तय किए। ये मुल्क है, कोई बनाना स्टेट तो नहीं है, उसको रोका, ठीक किया। ये जो शहबाज शरीफ साहब की कुछ कोशिश हो रही है कि अपने आप को इमरान खान जैसा कोई मुतबादिल बना दे, उनकी ये कोशिशें कुछ कामयाब हो जाएंगी? ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं नून लीग का फ्यूचर नहीं देखता क्योंकि शहबाज शरीफ को वहाँ ख़त्म कर दिया गया है, वो खुडे लाइन लग गया है, उसकी कोई से नहीं है वहाँ पर। देखिए मैं नहायत ज़िम्मेदारी से समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ के पीछे पार्टी होती या मरियम होती या नवाज शरीफ होता या और हार्ड लाइनर होते तो कुछ और बात होती। तो शहबाज शरीफ तो देखें इन केसों में बड़े सीरियस केस हैं उनके खिलाफ जो शाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी शुक्र करे उसकी ज़मानत होगी और लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके बावजूद भी देखिए खान साहब की भरपूर कोशिशों के बावजूद वो तो चाहते थे कि अंदर रहें, उनकी ज़मानत हो गई, हमजा की हो गई, तो इसका मतलब है कि कहीं इमरान खान की जो सपोर्ट और वोट है वो एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी के लिए है। इमरान खान का वोटर ये चाहता है कि इनको इनके
हर सूरत में इनसे लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए, उनका और कोई मुतालबा नहीं, महंगाई का नहीं है, बिजली की तेज़ी का नहीं है, आटे की तेज़ी का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब वो निकल आए, इसका मतलब उनकी कहीं बात बन गई है ना। पता नहीं, लोग कहते हैं क्या बात बन गई, कहाँ लेके जानी है। आपसे ज़्यादा बाखबर कौन होगा 22 इदारों के साथ? देखें, मेरी बात सुने, ये अदारों का काम है कि हर एक से बातचीत रखें, ठीक है। मेरी 15वीं वजारत है ये साफ़ी साहब। मैं उस अदारे को अदारा ही नहीं समझता कि जिसने किसी के साथ ए लगाया हो, किसी के साथ बी लगाया हो, किसी के साथ डी लगाया हो, किसी के ई लगाया हो। सो ए बी सी डी जब ज़रूरत पड़े हो इकट्ठे हो जाए। सो दिस इज़ द ट्रेनिंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि अदारे जो हैं वो दीवार के पीछे, अदारे का नाम ही ये है कि दीवार, ISI का काम ही है कि दीवार से पीछे देखने की सलाहियत रखे। दीवार के सामने तो कर्टन मैं भी देख लेता हूँ। और ये जरदारी साहब वगैरह जो मज़े से फिर रहे हैं, उनकी मज़ा है जरदारी साहब का। जरदारी साहब छाती के साथ लगा के खेलते हैं। कोई डील तो साफ़ी साहब देखें, 3 साल हमारे अगस्त में पूरे हो जाने, ठीक है। साल है एक, फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी, ठीक। 3 सालों में इन्होंने एक कैंकरी भी नहीं आके इनसे सियासी तौर पे डैमेज कर सके इमरान खान को। इन्होंने कहा जी 30 दिसंबर को आप जा रहे हैं, सलाम अलैकुम। आप देखें, हमें तो सलामें पड़ रही थी। मैं तो ये सोच रहा था कि इनको वालेकुम सलाम कहें या ना कहें। अब हमारी तरफ से उनको सलाम है, ठीक। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं जी। इलेक्शन की साल के बाद इलेक्शन की तैयारी है। लोगों ने एक अगला बजट, इलेक्शन का बजट देना है इमरान खान ने। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब के साथ ये जरगा जारी रहेगा। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब, लेकिन हम बैठे हैं उनके तारीख़ी लाल हवेली में। शेख साहब, अच्छा, एक वो जो नेशनल एक्शन प्लान था, अब देखिए फैटअप के तकाज़े पूरे करने के लिए भी ज़रूरी है कि उस पर मनोअन अमल किया जाए, बल्कि पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने उसका तकरीबन जनाजा पढ़ लिया था और इमरान खान साहब ने आने के बाद उसको बिल्कुल दफन कर दिया है। आप जब आए, हमारी तवक्को थी कि कुछ नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा टच किया हम करने लगे। हम कर देखें क्या कर रहे हैं? अभी हमें 4-5 महीने हुए हैं। हमारे लिए बड़े मसाइल थे। TLP को हैंडल करना था। हमारे ख़िलाफ़ हमें ऐसे केसेस मिले कि इंटरनेशनल एजेंसियां कराची को और लाहौर को निशाना बनाना चाहती थी और इस्लामाबाद को। हमने उन सारे लोगों को इन कानून के दायरे में लाए, कानून के शिकंजे में लाए और सारे बॉर्डर्स को आप ये देखें ना। मैं एक पंजाबी कश्मीरी वज़ीर जो है, एक उस इलाके में गया जहाँ आज तक कोई वज़ीर दाखिला ही नहीं गया है जी। हालांकि मेरी 15वीं वजारत थी, मैं तो रिलैक्स करता कि मेरी रिटायरमेंट का टाइम आ गया अब। और पठानों ने जितना मेरा खैर मकदम किया मैं भूल नहीं सकता। मैंने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि जी शुमाली और जनूबी वाना से लोगों को बुलाना है, आपसे मुलाकात करनी। मैंने नादरा की। मैंने आज मुझे वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग मिले। मैंने कहा अब लेडीज़ का, क्योंकि पर्दे के लोग मोहब्बत का कुछ जवाब भी देंगे? हाँ, देने लगे। मैं तो पूरा नादरा का रजिस्ट्रेशन वहाँ की बेटियों और बहनों की सरपरस्ती में, वहाँ की औरतों का, क्योंकि तो वो जानिखेल कबीले के लोग 24 दिनों से लाश रख के उधर बैठे हुए हैं, आपने उनका पूछा तक नहीं? ये इस इंतज़ामिया को उनसे डील करना चाहिए था। देखिए, मैं न महमूद खान उनके पास गए, न कोई वजीर, लाश पड़ी है। एक वाहिद सवाल है जिस पे मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैं सरेंडर करता हूँ आपके सवाल के आगे कि इनको जाना चाहिए ऐसे हालात। देखिए, बस ये ना जाना जो है ये गैर ज़िम्मेदारी है और फ़राइज़ से गफलत है। अब मैं एज ए वज़ीर दाखिला वहाँ जाऊँ, वो तो फिर हमने इतनी मेहनतें की, अब उन्होंने धमकी दी थी, कल वो छल पड़े, उसमें और हलाकतें हो गई। उन्होंने वो पुरानी आई एंडोर्स यू, मैं आपके साथ हूँ इस सवाल। अच्छा, जवाब में जिस तरह आपको, अगर हमारे पठानों से इस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो हमारे खून में आपके कश्मीरियों से मोहब्बत शामिल है, लेकिन आप नहीं देखते कि कश्मीर इमरान खान साहब की हुकूमत में हमारे हाथ से निकल गया, मकबूजा कश्मीर। देखिए, उन्होंने प्लानिंग ज़रूर की। कश्मीरी जो है, जो शोहदा के कब्रिस्तान आबाद हो चुके हैं, अगर हम उनका साथ छोड़ भी दें तो कश्मीर अपनी आज़ादी की तहरीक नहीं छोड़ेगा।
कई हुकूमतें आएंगी चले जाएंगी। मैं कश्मीर को हब्बा कदल से लेके जैनदार महल्ला से लेके आराम बाग से ले, जिस जगह मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, लाल हवेली का लाल चौक से खून का रिश्ता है। जब मैं मरूंगा तो तारीख़ लिखी जाएगी, जब मैं मरूंगा तो तारीख़ लिखी जाएगी कि लाल हवेली और लाल चौक श्रीनगर का खून का रिश्ता है। अब मैं वज़ीर दाखिला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हम कबायली पख्तूनों का भी उनसे बड़ा पुराना रिश्ता है, तो आप नहीं समझते कि हमारी हुकूमत ने मोदी को भी मिसरीड किया और ट्रंप को भी? नहीं, देखें ट्रंप से तो इमरान खान के बेहतरी के मामला, देखें ट्रंप ने इतनी वोटें ली, मैं तो खुद हैरान हो गया। लेकिन पाकिस्तान पे जो प्रेशर इंटरनेशनली फोर्सेस बिल्ड करना चाहती हैं, उसकी जो वजूहात हैं आपको भी पता हैं। वो हमारा जोग्राफियाई महल वक़ू है, वो हमारा जोग्राफियाई महल वक़ू है, वो हमारा बलूचिस्तान है, वो हमारा पाकिस्तान है, और वो हमारे चीन से तल्लुकात हैं। सो हमें बड़ी दानिशमंदी से सारे यूरोप और अमेरिका को चीन समेत, चीन से 2 कदम आगे रख के चीन को, इन तल्लुकात को आगे लेके चलना है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस मुल्क को आगे। लेकिन अब तो लगता है कि अमेरिका लकीर खींच रहा है। मेरा तो अंदाज़ा ये कि अफगानिस्तान में भी मैंने आपका सुना है कि आप फसाद कराना चाहते हैं। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में लकीर खींचता रहा है। हम समझते हैं अमेरिका जो है बहुत बर्कले, हार्वर्ड और एसेक्स और सैसेक्स और कोलंबिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, मैं ये पढ़ा तो नहीं, ये इनमें फिरा ज़रूर हूँ। मैंने देखी है, हार्वर्ड भी देखी है, न्यूयॉर्क भी देखी है, सारी देखी है, लेकिन इस किताबी इल्म का अकल से कोई तल्लक नहीं है। इमरान खान इनको हर महाज पे इंशाल्लाह शिकस्त देगा और मैं उसके साथ। तो ये मामला तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म डील करते हैं या कि सब लोग मिलकर करते हैं? देखें इमरान खान लोग अदारों की राय लेकर चलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हमारी तो लगता है कि कश्मीर में भी असेसमेंट गलत हुई और अफगानिस्तान में भी गलत हुई। हमारे दोनों तरफ चैलेंजेस हमने जंग को टाला, हिंदुस्तान को शिकस्त दी, बुरी महाज उसकी जो ख्वाहिश थी उसको हमने बालाकोट और इस जहाँ उसका उसने अटैक्स किए, क्या कहते थे इसे, पुलवामा का उसका, और इंटरनेशनली उसकी ख्वाहिश को कामयाबी नहीं हुई। और अमेरिका से भी हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और हमारे अच्छे तल्लुकात होंगे। अल्लाह ने जोग्राफिया के महल्ले वक़ू को, पाकिस्तान को इस मुक़द्दस जगह पे बनाया है कि दुनिया की कोई ताकत हमें बाईपास नहीं कर सकती। आखिरी अगर 400 बिलियन लगाने हैं चीन ने, ईरान में उनके साथ है, पाकिस्तान का रास्ता है। किसी अमेरिका ने, चीन ने, यूरोप ने, देखें ना, ब्लू वाटर का अगर मसला पैदा होता है तो पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट। नहीं, अब तो उन्होंने कह दिया कुल के G7 में भी और नेटो के इजलास में भी कि हम चीन के बेल्ट एंड रोड को कॉर्नर करेंगे। उसके जवाब में अपना प्रोजेक्ट भी ले आए, तो पाकिस्तान ही में पहली दफ़ा यूरोपियन को और अमेरिकन को चीन, देखें 50 साल पहले सोचता है, 100 साल पहले सोचता है। जब मैं बच्चा था मुझे यकीन नहीं होता था कि ये हांगकांग चले जाएगा, चीन की तरफ चल जाएगा चीन। जब मैं बिल्कुल बच्चा था मैं ताइवान की बारे में बातें सोचता था। अब देखें चीन का रास्ता हमने कहाँ से बंद हुआ है। देखें वहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया, जिबूटी, इंडिया। सो पाकिस्तान उसका एक रास्ता है, उसका दुनिया से राब्ते का एक रास्ता है, और इस रास्ते की अहमियत से चीन भी बाखबर है, दुनिया भी बाखबर है। ये चीन ने सबक दुनिया को दिया है कि रोड जो सी पैक का जो मसला है, तरक्याती कामों में प्रोजेक्ट 20 साल वहाँ रहे हैं, इन्होंने सुई का कोई कारखाना, माचिस का कारखाना नहीं लगाया अफगानिस्तान में। कितने ट्रिलियन, आप बताएं ना कितने ट्रिलियन खर्च किए। लेकिन फसाद बर्पा करने की फसाद बर्पा करने का खुद भी वो सुखी नहीं रहेंगे। देखें जो फसाद बर्पा करता है, अल्लाह का निज़ाम है, खुद भी फसाद की नज़र होता है। शेख साहब आप मुझे बताएं 20 सालों में उन्होंने वहाँ पे कोई जूते का कारखाना लगाया, कोई उन्होंने सुई का, माचिस, कोई कारखाना लगाया? सिर्फ खाना जंगी और लड़ाई 20 साल की और 42 मुल्कों की फ़ौजों को। लेकिन वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें शिकस्त इसलिए हुई कि तालिबान को भी पाकिस्तान ने छुपाया हुआ था, उसामा को भी छुपाया हुआ था। देखें इल्ज़ाम तो कैसा भी लग सकता है, पाकिस्तान के अफवाज की क़यादत ज़हीन लोगों के पास है। हमें पता है कि हमें मुस्तकबिल में क्या करना है। हमें अगर हमारे हाथों से कोई बड़े हार्वर्ड और एसेक्स और सैसेक के लोग बेवकूफ़ हुए हैं
तो इसका क्रेडिट भी पाक फ़ौज का जाता है। नहीं तो ये तो जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा चलो आपने कह दिया। आखिरी सवाल मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप अभी नियर फ्यूचर में, तो आपने सही फरमाया कि हम TLP को यहाँ पे मैनेज कर रहे थे, आप TLP को बड़ा चैलेंज समझते हैं या TTP, अलकायदा और दाइश को? देखें, अभी ये हमें देखना है। हमें उम्मीद है कि हमारी जो काविशें और कोशिशें, जिस किस्म की हमारी पॉलिसी है कि TTP को किसी और फोर्स की सपोर्ट हासिल ना हो और तालिबान TTP के साथ ना चलें। और जहाँ तक TLP का मसला है, वो हमारे यहाँ के लोग हैं, जिस दिन उनको समझ बूझ आ गई, जिस दिन वो समझ गए कि इंतहा पसंदी की, मजहबी सियासत की अब दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर और कोई बात है। और अब मेरा ख़्याल है उनको समझ आ जानी चाहिए, और उस समझ आ जाने में बाज़ उनकी मजलिस शूरा के लोगों से अखबारी बयानात के ज़रिए अफ़गान तालिबान को ऑपरेट करेंगे TTP को संभालने में, या कि वो उनके साथ हैं? बड़ा मुश्किल सवाल किया है आपने मुझसे, लास्ट सवाल किया, बड़ा मुश्किल किया। अफ़गान तालिबान को फ़ैसला करना होगा कि वो TTP को समझाएं, और जिस तरह हमारी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, इस तरह उनकी भी कोशिश हो कि TTP अफ़गानिस्तान से कोई आर्गेनाइजेशन ना हो पाकिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत के लिए, और हम 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह अफ़गान बॉर्डर फेंसिंग कर देंगे सारी। सवाल मुश्किल था लेकिन आपने बड़ा वाइजली जवाब दिया। काश शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपसे कुछ सीख लें। बहुत शुक्रिया जनाब शेख रशीद अहमद साहब। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अमन का, मोहब्बत का और खुशहाली का गहवारा बने, शेख रशीद अहमद साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के इस खसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।